ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे, जिनमें आपने तुर्क आक्रमणकारी, गजनवी और गौरी को समझ रखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आगे का चैप्टर आपका दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली सल्तनत में आने वाले सभी वंशों को हम एक एक करके क्रम से देखेंगे। इनके बारे में जो भी प्रश्न आज के पेपर में पूछे जाते हैं उन पे भी आपका डिस्कशन एक तरह से हो जाए, पूरा संपूर्ण चीज़ें आपको मिल जाएं, जिसलिए आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी कि वास्तव में प्रश्न किस तरह आते हैं। और फिर प्रश्नों की जो श्रृंखला शाम को 7 बजे लाइव क्लास में चल रही है वो भी आपको देखनी है। तो इस तरह करके आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए जो भी अभी तक के राजवंश रहे उनको आपको समझना है। दिल्ली सल्तनत हेडिंग डाल लेंगे आप। दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इसे सल्तनत काल भी कहा जाता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सल्तनत काल भी कहा जाता है। इतिहास में अगर आप इसे पढ़ने के लिए देखेंगे तो इसके बीच का जो समय है वो आपको 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक पढ़ने को मिलेगा। यानी इस बीच की जितनी भी घटनाएं हैं 1206 से 1526 के बीच की घटनाएं वो सल्तनत में आपको पढ़ने को मिलेंगी। सल्तनत नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसके शासक जो होते थे वो खुद को सुल्तान कहते थे। इसके शासकों ने खुद को सुल्तान कहा। साथ ही साथ यानी शासक जो होते थे वो सुल्तान तो कहे जाते थे और अपना जो प्रमुख मानते थे, खुद को गद्दी का मालिक नहीं समझते थे, वो खलीफा को, जो इस्लामिक जगत का नेता होता था, खलीफा को अपना प्रमुख मानते थे। खलीफा को प्रमुख मानते थे। तो ये जो खलीफा को प्रमुख मानने वाले सुल्तान होते थे, अब यानी दिल्ली सल्तनत में हमें उनको पढ़ना है। जिस कारण आपको देख रहा होगा इसके पहले यानी जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसके जो शासक होते थे खुद को राजा कहते थे। यहाँ के जो शासक होंगे यानी वो खुद को क्या कहेंगे, वो खुद को सुल्तान कहेंगे। इसके बाद में इन राजा जो यानी सुल्तान होते थे, इनके सहायक लोग जो होते थे यानी जो एक तरह से सहायक या सेनापति जो होते थे उनको अमीर कहा जाता था, अमीर को बोला जाता था। और इन्हें इंग्लिश में अगर देखा जाए तो डेप्टी भी बोल देते थे, अमीर बोला जाता था। इन्हें नायब जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता था, नायब जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता था। ये जो सेनापति लोग होते थे इन्हें अमीर, नायब ऐसे शब्दों से प्रयोग करके संबोधित किया जाता था। लेकिन यहाँ के जो एक तरह से ये प्राचीन भारत है, जरा समझेंगे इसमें। प्राचीन भारत में जो सेनापति होते थे या उस क्षेत्र के एक तरह से मालिक होते थे, सेनापति होते थे, उनको एक तरह से सामंत के रूप में प्रयोग किया जाता था। जो एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था थी, इनके पास ही सारे अधिकार हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर सेनापति के रूप में अमीर या नायब जैसे लोग बैठ गए, इनको भी आपको देखना है। लेकिन जैसे ही आप इसके अगले हिस्से पर जाएंगे यानी सल्तनत का अगला हिस्सा, क्यों हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं ये समझना है यहाँ पे बस। अगर आप मुगलों में जाएंगे तो मुगलों के शासकों को आप किस नाम से जानते हैं? क्यों हम आखिर इनको अलग अलग नाम देते हैं? मुगल इरा, हम क्यों नहीं सल्तनत के साथ इसे पढ़ लेते हैं? हम क्यों नहीं प्राचीन भारत के साथ ही सल्तनत काल को पढ़ लेते हैं? ये सब डिफरेंस होते हैं, वो समझने। मुगल काल के जो शासक होते थे सब ने खुद को क्या कहा है? सब ने खुद को बादशाह कहा है। यानी उन्होंने किसी खलीफा को मान्यता नहीं दी, यानी खलीफा को मान्यता नहीं। जब खलीफा को मान्यता नहीं तो खुद को सुल्तान भी नहीं। खलीफा को मान्यता नहीं। और बादशाह नामक जो शब्द है ना,
इसका अर्थ ही होता है सार्वभौमिक शासक, यानी एक ऐसा राजा जो सबके लिए नियुक्त हुआ है, सबके लिए चुना गया है। अकबर खुद को कौमी बादशाह कहता है, यानी इस कौम का बादशाह कहता है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, यानी नेशनल रूलर कहता है। अकबर खुद को कौमी बादशाह कहता है, कौमी बादशाह कहता है। कौन कहता है? अकबर कहता है। कौमी मतलब होता है राष्ट्रीय और बादशाह मतलब होता है शासक, यानी राष्ट्रीय शासक, नेशनल रूलर। अकबर कहता है खुद को कौमी बादशाह। तो इसलिए हम मुगल काल को अलग से पढ़ते हैं। अच्छा, आधुनिक काल को हम अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है, उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, उनमें हम गवर्नर्स के नाम को पढ़ते हैं। यानी अगर आपसे कोई कह दे क्यों हम मुगल काल को आधुनिक से अलग कर लेते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ अब आपको आधुनिक काल में गवर्नर पढ़ने हैं। गवर्नर के साथ साथ गवर्नर जनरल शब्द जुड़ेगा, वो पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको वायसराय पढ़ने हैं। बंगाल के गवर्नर होते थे, भारत के गवर्नर होते थे। फिर इसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल के नाम आप पढ़ेंगे, वायसराय के नाम पढ़ेंगे। तो इस कारण इसको हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो ये आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आया। कोशिश की गई है कि पूरा आपको समझ में आया। यानी अब आप बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे आप सल्तनत काल की। तो इसके जितने भी शासक हुए ना, उन्होंने खुद को क्या कहा है? उन्होंने खुद को सुल्तान कहा है। और 1206 से 1526 का ये जो टाइम टेन्योर है 320 वर्षों का, ये आपको पढ़ना है। सल्तनत काल में 320 साल का जो वर्क है, समय है, वो आपको पढ़ना है। और इसके जो प्रमुख होते थे वो खलीफा होते थे। सेनापतियों को अमीर या डेप्टी बोलते थे। इन्हें नायब नाम के शब्द से भी संबोधित किया गया। तो अब सल्तनत काल को आपको देखना था, जो आपने देख लिया। सल्तनत काल के शासक सुल्तान कहे जाते थे, ये आपको समझ में आ गया। तो सुल्तानों के बारे में आपको देखना है। अब सल्तनत थी क्या, उसको समझ लीजिए। सल्तनत काल के राजवंश, हेडिंग डाल के समझ लेंगे। सल्तनत काल के राजवंश, इसमें आपको 5 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। 5 राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जो वास्तव में क्या है, जरा क्रम से लिखेंगे। एक एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार तो इनका क्रम ही पूछा गया है। पहला आपका आता है, भूलने वाला प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। पहला है गुलाम वंश, जो सल्तनत काल की स्थापना करता है। और ये कब से कब तक चलता है? तो याद रखेंगे 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चलता है। फिर इसके बाद में दूसरा वंश आता है। दूसरा वंश आ जाता है कौन? खिलजी वंश, खिलजी वंश। फिर इसके बाद में खिलजी वंश के बारे में आपको कब से कब तक पढ़ना है? तो याद रखना है 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश को आपको देखना है। फिर इसके बाद में खिलजियों के बारे में जब आप पढ़ लेंगे, तो अब आप आएंगे तुगलकों के बारे में पढ़ने के लिए। तो तुगलक वंश जो होगा ना, वो कब से कब तक चलेगा? तुगलक वंश चलेगा आपका 1320 से लेकर के 1414 तक। तो इस तरह करके आपको देखना है, 1320 से लेकर के 1414 तक। ये जो 2 अक्षर आपके लास्ट में बढ़े हैं, आपको याद रखना है 1414। फिर इसके बाद आपका आएगा दिल्ली सल्तनत के सबसे कमजोर सुल्तान, यानी सैयद वंश के बारे में आपको पढ़ना है। सैयद वंश के बारे में आपको पढ़ना है। और सैयद वंश 1414 से लेकर के आपके सामने चलेंगे 1451 तक। तो यानी बहुत कम समय तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहे, लेकिन फिर भी खिलजियों से तो ज़्यादा रहे ही। फिर इसके बाद में आपको देखना है लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1451 से लेकर के 1526 तक चला है। तो इस तरह करके आपको दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को देखना है। गुलाम वंश पहला था, खिलजी वंश जो था वो आपका दूसरा राजवंश था, तीसरा तुगलक था,
चौथा सैयद था और पांचवा लोदी वंश था। इनके बारे में कई बार तो क्रम से पूछा गया। अब आप अगर इस सल्तनत के पूरे राजवंशों का समय देखेंगे तो 320 वर्ष का समय इन सल्तनत काल के राजाओं ने अपने लिए रखा है इतिहास में, जिनको आपको देखना है। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश, इस पर जो प्रश्न आते हैं पहले उन्हीं को समझ लेते हैं। तो पहला राजवंश है गुलाम वंश। फिर इसके बाद में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वंश कौन है। तो ये स्थापना किसने की है, तो याद रखेंगे गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। फिर इसके बाद में कब की है, तो याद रखेंगे 1206, तो ये गुलाम वंश था। फिर इसके बाद में पूछा जाता है आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे ऐबक ने की है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। फिर इसके बाद में कई सारे प्रश्न और आते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक कौन है, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का भी वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो प्रश्न का उत्तर हमेशा इल्तुतमिश ही आप लगाइएगा, क्योंकि उसके कारण आपको खुद अभी बहुत सारे निकल कर मिलेंगे। तो इल्तुतमिश को आप टिक करेंगे। खिलजियों के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे तुर्क थे जो निम्न स्तरीय थे, तो ये निम्न स्तरीय तुर्क थे। याद रखेंगे बाकी जितने भी आपको मिलेंगे वो सब उच्च स्तरीय तुर्क मिलेंगे। तुगलकों के बारे में आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजवंश जिसने नहरों का निर्माण कराया, नहरें बनवाने वाला कौन सा राजवंश रहा, तो तुगलक ही थे। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नहरें बनवाई। फिर आगे चलकर फिरोज तुगलक के बारे में आप पढ़ेंगे जिसने नहरों का जाल बनवाया। तो नहरों के नाम से 2 सुल्तान आपको दिखेंगे। सन की राजवंश भी तुगलकों को ही कहा जाता है। आपने सबने समझ रखा है कि तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सन की किस्म का था, जिस कारण लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुगलकी फरमान जारी होते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम यार बड़े तुगलकी किस्म के व्यक्ति हो, तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि तुम बड़े सन की किस्म के व्यक्ति हो। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि तुगलक क्या थे, तो ये सैयद एक तरह से सन की किस्म के थे। सैयद वंश के बारे में क्या पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत के सबसे कमजोर सुल्तान कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर सुल्तान कहे गए, यानी इनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं रही, ये सिर्फ नाम के ही बादशाह बने रहे, यानी ये सिर्फ गद्दी का भोग करना जानते थे और कुछ भी इनके पास नहीं था। ये सैयद थे। इसके बाद लोदी राजवंश के बारे में कहा जाता है कि किसकी टक्कर, किस राजवंश की टक्कर मुगलों से हुई, तो मुगलों से टक्कर इनकी हुई है। याद रखना, लोदियों से ही मुगलों से टक्कर हुई है। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रश्न, बताइए दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश कौन है, तो याद रखेंगे कि आखिरी राजवंश भी कौन है, आखिरी राजवंश भी आपको याद रखना है लोदी है। इस तरह करके आपको प्रश्न तैयार करने हैं। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का अफगान राजवंश कौन सा है, यानी अफगानियों द्वारा कौन सा राजवंश चलाया गया, बाकी तो सब तुर्कों द्वारा चलाया गया। तो लोदियों के बारे में कहा जाता है ये अफगान थे, यानी ये एकमात्र ऐसे लोग मिलेंगे जो अफगान से आए हुए थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो दिल्ली सल्तनत में लोदियों को इस नाम से पहचाना जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे खिलजियों के बारे में आपको पता है कि ये निम्न तुर्क थे जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बाकी सब इलवारी तुर्क थे, उच्च स्तरीय तुर्क थे, चाहे वो इल्तुतमिश हो चाहे वो बलबन हो, सबको उच्च स्तरीय तुर्क माना गया है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के नाम से एक और प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक गद्दी पर कौन बैठा, तो याद रखेंगे सबसे कम समय तक गद्दी पर रहे, तो याद रखेंगे सबसे कम समय तक गद्दी पर खिलजी ही रहे थे, क्योंकि 30 वर्ष का इनका शासनकाल रहा और इस 30 वर्ष के शासनकाल को इन्होंने मात्र
भोगा है। और इसमें आपको 20 वर्ष का शासनकाल तो अलाउद्दीन खिलजी का ही मिल जाएगा, जो 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में आपको तुगलक आएंगे। ये सन की किस्म के व्यक्ति कहे जाते थे। तुगलकों के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक ये गद्दी पर रहे। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक गद्दी पर कौन रहा, तो सर्वाधिक समय तक रहे ये कौन रहे, सर्वाधिक समय तक तुगलक ही रहे। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस तुगलक वंश से ही संबंधित था। यह भी प्रश्न याद रखना, आगे टॉपिक में मोहम्मद बिन तुगलक में ये सब बताया जाएगा। तो बताइए कैसा लगा ये दिल्ली सल्तनत का स्ट्रक्चर। आपको पहला प्रश्न तो इन राजवंश से ही मिलेगा, जिनके बारे में आपको क्रम से याद रखना है। तो याद रखना है क्रम से, क्या याद रखना है जरा गौर फरमाइएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना डीप में बताया जा रहा है। पहला तो इनका पूछा जाता है कि क्रम से बताइए। तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर इसके बाद लोदी आ जाते हैं। फिर इसके बाद इनका समय पूछा जाता है। फिर इसके बाद में इनके समय की विशेष बातें जो आपको बताई गई वो क्या क्या थी, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर सर्वाधिक समय तक कौन रहा, सर्वाधिक कम समय तक कौन रहा, इस तरह करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको भी आपको याद रखना है। इस तरह करके हमने दिल्ली सल्तनत का एक स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसके पहले राजवंश गुलाम वंश के बारे में सीखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आज से ही दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जिसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे क्या, गुलाम। अरे मजा ना आ जाए तो कहना इतिहास आप जीने लगेंगे, जैसे आप मोहब्बत को जीते हैं ना, जैसे आप एक तरह से अपने मम्मी पापा के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने भाइयों के लिए जीते हैं। अपनी मोहब्बत, अपनी प्रेमिका के लिए बहुत सारे लोग जीते हैं, अपने भगवान के लिए बहुत सारे लोग जीते हैं। इसीलिए इतिहास अब आज से आप जीने लगेंगे। इतिहास में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं कि एग्ज़ाम तो छोड़िए, आपका जीवन सुधार देगा। बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। इतिहास घटनाओं का एक ऐसा जंजाल है, एक ऐसा मकड़ जाल है, जिसकी अगर एक डोर आपके हाथ में पकड़ में आ गई तो पूरा का पूरा इतिहास इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो जरा पहला राजवंश है, यानी इस मकड़ जाल की ये पहली डोर है जो अब आपको पकड़नी है अच्छे से। आपको पहले ही बता दिया गया इतिहास में, अभी जो आपने समझा, चाहे वो इस्लाम का उदय हो, भूमिका बनाने के लिए था, क्योंकि यहीं से आपको मध्यकाल पढ़ना था। फिर इसके बाद में ये पहला टॉपिक था मध्यकाल का। दूसरा आपको अरब आक्रमणकारी के रूप में भारत पर मध्यकाल में हुआ पहला एक आक्रमण समझना था, जिससे इतिहास को मध्यकाल के आप समझेंगे। फिर इसके बाद में गौरी गजनवी के आक्रमणों से समझते हुए आप प्रभावित होंगे, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वो कहाँ था, क्या था, कैसे आया था, किसका गुलाम था, उस गुलाम के समय के ढेरों प्रश्न, ये सब कहाँ चले जाएंगे। ये सब भी तो इसी समय के हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मध्यकाल को आप पढ़ रहे हैं तो इन घटनाओं को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ आपके सामने पहला जो आपका एक तरह से क्षेत्र था वो कवर हो गया, यानी गुलाम वंश की जो भूमिका थी, यानी मध्यकाल की जो एक तरह से भूमिका थी, यानी सल्तनत काल की भूमिका अब आपने बना ली। अब गुलाम वंश के बारे में अगर आप समझें तो इसका शासनकाल याद रखना, कई बार याद पेपर में ऐसे ही आया है, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश आपको पढ़ना है। गुलाम वंश के बारे में कहा जाता है कि इन्हें गुलाम शब्द जो दिया गया ना, ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ज्यादा जो सुल्तान थे प्रारंभिक, वो सब किसी ना किसी के गुलाम रहे थे। तो गुलाम रहे प्रारंभिक शासकों के कारण इनको गुलाम नाम दिया गया। इसके कारण इनको गुलाम कहा जाने लगा, क्योंकि इनके जितने शासक थे प्रारंभ में, चाहे ऐबक रहा हो, चाहे इल्तुतमिश रहा हो, चाहे वो बलबन रहा हो, सब गुलाम रहे। लेकिन बाद के जो सुल्तान रहे, चाहे ऐबक का पुत्र आराम शाह रहा हो, चाहे इल्तुतमिश का पुत्र रहा हो, चाहे रजिया सुल्तान रही हो, चाहे नसीरुद्दीन महमूद रहा हो, ये सब स्वतंत्र थे, ये किसी के गुलाम नहीं थे, ये उत्तराधिकार के युद्ध में आए थे। इसके बाद अगर आप देखें तो याद रखेंगे
फिर इसके बाद बलबंत गद्दी पर बैठता है, वो तो गुलाम था, लेकिन याद रखेंगे उसका पुत्र गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि उसका पुत्र जो वास्तव में बुगरा खान था वो गुलाम नहीं था, और वो गद्दी पर नहीं बैठता है। कैकुबाद उसका बुगरा खान का पुत्र यानी बलबन का पौत्र गद्दी पर बैठता है, वो भी गुलाम नहीं था, और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुमर्स वो भी गुलाम नहीं रहता है। तो इस तरह करके इसको गुलाम वंश कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मात्र इसके 3 सुल्तान ही गुलाम रहे हैं, और उन 3 सुल्तानों की गुलामी के कारण इसे गुलाम वंश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे सुल्तान आपको पढ़ने हैं। इस सुल्तानों के गुलाम के कारण इसे, शुरुआत के जो गुलाम रहे यानी प्रारंभिक गुलामों के कारण इसे गुलाम वंश नहीं कह सकते। तो फिर क्या कहा जाएगा? कई सारे इतिहासकारों ने इसे आरंभिक तुर्क कहा है, आरंभिक तुर्क कहा है। तो ये कह सकते हैं क्योंकि जो तुर्क लोग थे उन्हीं के द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई है। ऐबक के बारे में कहा जाता है ये तुर्किस्तान का रहने वाला है, कुतबी कबीले का है, लेकिन ये तुर्क नहीं है। इसे नैशा नगर की बाजार से खरीदा गया था, नैशापुर की बाजार से खरीदा गया था, लेकिन इसके बारे में कहा गया ये तुर्क है ही नहीं। तो इसको आरंभिक तुर्क कहना भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका पहला ही एक स्थापित करने वाला व्यक्ति, सल्तनत का गुलाम वंश का स्थापित करने वाला व्यक्ति तुर्क नहीं है। तो ये बात भी एक तरह से खंडित हो गई। फिर इसके बाद में जब इसका एक तरह से ऐबक नहीं रहा तो इसका पुत्र कैसे तुर्क माना जाएगा? आराम शाह भी तुर्क नहीं है, तो इसलिए इसको मानना ठीक नहीं समझा गया। इसके बाद इतिहासकारों ने इन्हें मामूलेक कह दिया, मामेलूक कह दिया। मामेलूक जो विशेष कार्यों के लिए गुलाम बनाए जाते थे, यानी सैन्य कार्यों के लिए जो गुलाम बनाए जाते थे, सैन्य कार्यों के लिए गुलाम कहा जाता था। तो ये जो सैन्य कार्यों के लिए जो गुलाम बना लिए जाते थे उन्हें मामूलेक कहा जाता था। इन्हें अच्छे पद दे दिए जाते थे, जिस कारण इनकी एक तरह से विशेषता और बढ़ जाती थी। तो ये बात कहना कुछ हद तक सही माना जाएगा, क्योंकि चाहे मामूलेक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हो, आमिर ए आखूर का पद दिया गया था गौरी द्वारा, इसी तरह उसका पुत्र जो था वो भी एक अच्छा व्यक्ति बना, आराम शाह, वो भी सैन्य अभियानों से जुड़ा हुआ था, यानी सैन्य कार्यों से जुड़ा हुआ था, उसको भी इस श्रेणी में रखेंगे। इल्तुतमिश को भी इस श्रेणी में, इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को, रजिया सुल्तान, ये सब सैन्य कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इस चीज को मानना ठीक माना जाता है। तो याद रखेंगे इन्हें मामूलेक वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसे मामूलेक वंश कहा जाता है। आरंभिक तुर्क भी इन्हें कहा जाता है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबी वंश को छोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ आराम शाह और ऐबक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब के सब आरंभिक तुर्क कहे जाते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश अगर तुर्क था इलबारी उच्च श्रेणी का, तो उसके पूरे राजवंश के व्यक्ति सब के सब, चाहे रजिया हो, रुकनुद्दीन फिरोज हो, चाहे वो नासिरुद्दीन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, सब के सब तुर्क हो गए। इसी तरह बलबन भी खुद को इलबारी तुर्क मानता है, तो उसके वंशज चाहे वो कैकुबाद रहा हो या कैकुमर्स रहा हो, वो भी तुर्क। तो ज्यादातर सुल्तान इसके आरंभिक तुर्क के नाम से भी जाने जा सकते हैं। तो याद रखेंगे इन नामों से भी इन्हें पहचाना जाता है। तो इसके बाद में अगर आपको और भी इसके प्रश्न देखने हैं तो वो अब आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में आपको ये शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं ये समझ में आ गए, क्यों आखिर इनको गुलाम कहा जाता है, ये आपको समझना था। फिर इसके बाद में आपको और प्रश्नों की ओर देखना है, क्योंकि प्रश्न जो है ना वो जो प्रश्न है वो आपके ब्रह्म माने जाते हैं। जो प्रश्न कहेगा हम वही मानेंगे, प्रश्नों के अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रश्न ब्रह्म होता है, जो प्रश्न कहेगा वही सत्य है। फिर इसके बाद में अब आप आएंगे गुलाम वंश की स्थापना के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में आपने समझ लिया, इन्हें गुलाम वंश क्यों कहते हैं। फिर इसके बाद में इन्हें आरंभिक वंश क्यों कहते हैं, आरंभिक तुर्क क्यों कहते हैं। फिर इन्हें क्यों आखिर हम इतिहास में आगे चल करके कई और नामों से भी जानते हैं, लेकिन आपको इतना समझना था कि इन्हें आरंभिक तुर्क भी कहा जाता है, गुलाम भी कहा जाता है, मामूलेक भी कहा जाता है। तो मामूलेक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस गुलाम वंश की स्थापना किसने की, यानी इस गुलाम वंश की स्थापना किसने की उसके बारे में समझते हैं। तो गुलाम वंश का पहला शासक ऐसे करके आप लिख लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में आपको समझना है। इसके शासनकाल को आप 1206 से लेकर के 1210 का
20 देखेंगे तो 1206 से लेकर 1210 के बीच में मात्र 4 साल के लिए गद्दी पर बैठता है। और इसकी गद्दी बड़ी विवादास्पद रही क्योंकि इसके समय में एक तरह से दिल्ली सल्तनत नई नई स्थापित हुई थी। इसको भी ज़्यादा अनुभव नहीं रहा कैसे उसको शासन क्षेत्र देखना है, कैसे सल्तनत की सारी एक रणनीति बनानी है। इसके पास कुछ था नहीं, ना इसके पास एक स्थायी सेना थी, ना ही इसके पास एक मंत्रिपरिषद थी, ना ही इसके पास वो व्यवस्था थी जिससे उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र चला सके। तो इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा गया कि इसने अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो बड़ी निम्न रखी, यानी इसने ना ही खुद को सुल्तान कहा। याद रखेंगे, पहला तो प्रश्न यही आता है, ऐबक ने सुल्तान कहा कि नहीं, तो ऐबक ने सुल्तान नहीं कहा, यानी खुद को ये सुल्तान नहीं कहता है। फिर इसके बाद में इसने खुद को मलिक कहा है। याद रखेंगे, इसने खुद को मलिक कहा है। मलिक क्यों कहा है? क्योंकि ये मोहम्मद साहब के विचारों को बढ़ाने वाला व्यक्ति था। इसने खुद को सिपह सालार कहा है, यानी एक गरीबों को ध्यान देने वाला मुस्लिम नेता जिसे सिपह सालार भी बोला जाता है। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की है, जरा एक एक करके उसके नाम को देख लेंगे। इसका एक नाम लाख बख्श भी था। इसने लाखों का दान किया था, जिस कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। क्यों आखिर इसने लाखों का दान किया? याद रखेंगे, जब दिल्ली पर इसने अपनी एक तरह से गद्दी स्थापित की, यानी लाहौर को राजधानी बनाकर जब इस क्षेत्र पर ये राज करने आया, तो दिल्ली की गर्म जलवायु इसके सैनिकों को भा नहीं रही थी। इसके सैनिकों ने इससे कहा कि हम भैया भारत में नहीं रुकेंगे। तो इसने उन सैनिकों को लाखों का दान दिया और कहा अब तो रुक जाओ मेरे भाई, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। यही काम तो आतंकवादी भी करते हैं, उनको बहुत सारा धन दे दिया जाता है और कहा जाता है तुम जाओ भारत पर हमला करो। आखिर आते हैं मुजाहिदीन की तरह गोली खाकर चले जाते हैं। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना गया, यानी लाखों के दान करने के कारण। इसे पील बख्श के नाम से भी जाना गया। याद रखेंगे, पील बख्श। याद रखेंगे, जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आएगा महापीलुपति। यह शब्द कई बार पेपर में पूछा गया, महापीलुपति। ये जो महापीलुपति होता था, ये हाथी सेना का अध्यक्ष होता था। हाथी सेना का अध्यक्ष होता था। इस शब्द को कोटेशन में आप लिख लेंगे, हाथी सेना का अध्यक्ष, क्योंकि इससे प्रश्न जुड़ा हुआ है। ये जो पील होता था ये हाथी होता था, और बख्श मतलब दान करने वाला, यानी जिसने हाथियों का दान किया हो उसे हम ऐबक के नाम से जानेंगे। तो हाथियों का दान। फिर इसके बाद में प्रश्न इसका पूछा गया, लाख बख्श यानी लाखों का दान। फिर इसके बाद में उसको एक नाम और दिया गया। क्या दिया गया? हातिम द्वितीय। तो इसकी एक और उपाधि आपको ध्यान रखनी है। उपाधि क्या थी? इसकी एक और उपाधि थी हातिम द्वितीय। इसके साथ, क्योंकि ये बहुत उदार था, हातिम की तरह जो गरीबों का मसीहा हुआ करता था, हातिम उसी की तरह ये उदार हुआ करता था। आपने सबने देखा होगा, हातिम बहुत ही स्मार्ट युवक था, वो हमेशा गरीबों की रक्षा के लिए कार्य किया करता था। वही काम ऐबक का था। फिर इसके बाद में ऐबक की एक और उपाधि थी जिसके कारण उसे खरीदा गया था। वो उपाधि थी कुरान खां की। बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था, जिसके कारण ये सबका प्रिय बन जाता था। याद रखेंगे, इस कारण इसे अच्छी कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां भी कहा गया। तो ये ऐबक की कुल 6 उपाधियां हैं। याद रखेंगे, मलिक कहा जाता था मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने के कारण। सिपह सालार गरीबों का मसीहा कहा जाता था, लाखों का दान करने के कारण। इसको लाख बख्श, पील बख्श कहा जाता था हाथियों का दान देने के कारण। हातिम द्वितीय, हातिम की तरह उदार होने के कारण, कुरान पढ़ने के कारण अच्छी, इसे कुरान खां भी कहा जाता था। तो इस तरह करके ऐबक की ये कुल 6 उपाधियां हैं। याद रखेंगे, इसने खुद को सुल्तान नहीं कहा है क्योंकि ये इस समय गौरी का गुलाम हुआ करता था। इसे गुलामी से मुक्त किसने किया? ये महापीलुपति जो शब्द है ना, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि ये प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ हाथी सेना का एक अध्यक्ष था। यहाँ जो पीलू शब्द लिखा है ना, इसी से पील बनता है और यही पील हाथी कहलाता है। याद रखेंगे, समानार्थी शब्द है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसके जीवन परिचय के बारे में, इसे गुलामी से किसने मुक्त किया, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आप इतिहास में इसके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। अब जरा इसके बैकग्राउंड की ओर जाते हैं।
समझने की कोशिश कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को नैशापुर जो वर्तमान में अगर देखा जाए फारस यानी ईरान में पड़ता है, यहां से इसे खरीदा गया था। नैशापुर की बाजार से खरीदा था। और खरीदा किसने था? फखरुद्दीन नाम के एक काजी ने। इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, फखरुद्दीन नाम के काजी ने इसे खरीदा था। और इस काजी ने खरीदा फारस की बाजार से। फिर तो ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को नैशापुर यानी फारस की बाजार से फखरुद्दीन नाम के एक काजी ने खरीदा और ये गजनी में बेचा गया। गौरी ने इसे जब इसे खरीदा ना, तो खरीदा इसी कारण था कि एक बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था। इतनी मधुर इसकी कुरान पढ़ने की एक कला थी, जिस कारण गौरी ने इसे खरीद लिया। जब गौरी ने इसे खरीदा तो ये सैन्य पृष्ठभूमि से भी जुड़ गया, यानी गौरी के अभियानों से जुड़ गया। और गौरी के साथ अभियान में रहते हुए इसने, याद रखेंगे, जब ये गौरी के साथ जुड़ा तो 1202 में गुजरात को इसने, याद रखेंगे, 1202 में गुजरात जीता इसने गौरी के लिए। और ये वही गुजरात है जहां के राजा भीम द्वितीय, जिनकी माता नाइक देवी थी, याद रखेंगे, जिनकी माता नाइक देवी थी, उन्हीं से ये गुजरात जीत लेता है। याद रखेंगे, क्योंकि जब आप गौरी को देख रहे थे तो गौरी ने कुरान की कसम खाई थी कि हम अब कभी भी गुजरात पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो गौरी ने खुद आक्रमण ना करके कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा कि जाओ तुम गुजरात के क्षेत्र को जीत कर लाओ। तो इस कारण 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के लिए गुजरात जीता, जिस कारण गौरी का इतना प्रशंसनीय हो गया कि जब ये दिल्ली से एक तरह से राज करने लगा, यानी जब गौरी दिल्ली से वापस चला गया, तो गौरी ने इसके लिए, याद रखेंगे, जब गौरी की मृत्यु हुई तो ये दिल्ली और लाहौर का इख्तियार हुआ करता था। दिल्ली और लाहौर का इख्तियार बना। इख्तियार आपके सामने पहला शब्द होगा। याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान से जो क्षेत्र जीते गए थे, पृथ्वीराज चौहान से तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में जो आप पूरा समझ चुके हैं, उससे जो क्षेत्र जीते गए थे, उनके लिए कुछ भूखंड निर्धारित कर दिए गए थे। यानी ये जो क्षेत्र होता था उसे इक्ता कहा जाता था और इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था कि तुम इस क्षेत्र के लिए पूरी एक व्यवस्था देखोगे, इस क्षेत्र का तुम राजस्व कलेक्ट करोगे। तो इक्तेदार का अगर पूछा जाए कार्य क्या था ना, तो वो आपको समझना है। ये राजस्व इकट्ठा करता था, किसके लिए? सुल्तान के लिए। साथ ही साथ इसका दूसरा कार्य था कि सुल्तान के लिए ये एक सेना भी रखे। ये कार्य दिए गए इस इख्तियार को। तो जब गौरी की एक तरह से हत्या की गई खोखरों द्वारा, तो ये लाहौर और दिल्ली का इख्तियार कौन था? ये लाहौर और दिल्ली का इख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो इस तरह करके आपको पता चला कि दिल्ली और लाहौर की इख्तियारी को संभालते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो इसके बाद अब आपके सामने जो प्रश्न आते हैं वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अब सल्तनत की स्थापना करता है। उसने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर बनाई। अपनी राजधानी लाहौर बनाई। याद रखेंगे, लाहौर इसलिए वो बनाता है क्योंकि दिल्ली इस समय बड़े ही विवादों से ग्रस्त थी। इसके अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वो परमार हो या प्रतिहार हो, ये सब दिल्ली को एक तरह से सुरक्षित नहीं रहने देने वाले थे। जानते थे कि कभी ना कभी दिल्ली पर ऐबक के ऊपर आक्रमण हो सकता है, इसलिए उसने अपनी राजधानी लाहौर बना ली और लाहौर से ही दिल्ली के क्षेत्र को ये देखता था। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने कई ऐसे कार्य किए जिस कारण उसकी और भी उपलब्धि बढ़ती गई। इनमें सबसे पहला कार्य था कि उसकी सल्तनत में बड़े ही विवाद थे। पहला विवाद तो उसका था एक तरह से गौरी के पहले उत्तराधिकारी जो यल्दौज था उसके साथ। यल्दौज के विवाद के साथ ही उसकी दिल्ली सल्तनत यानी लाहौर की गद्दी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि यल्दौज प्लान बना रहा था कि वो जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर हमला करेगा और पूरे भारत को एक तरह से अपने अधिकार में ले आएगा। तो यल्दौज ने जैसे ही ये प्लान बनाया, गौरी ने एक उसके सामने ऑफर रख दिया। क्या ऑफर रखा? ऑफर ये रखा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। तो यल्दौज की पुत्री जो थी
पुत्री से विवाह कर लिया ऐबक ने। यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेता है तो यल्दौज से उसका जो खतरा था, यानी दिल्ली सल्तनत का जो खतरा था, वो क्या हो गया, टल गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसका दूसरा एक और प्रतिद्वंदी तैयार खड़ा था जिसका नाम कुबाचा था। कुबाचा को अब क्या करे, क्योंकि अब तो वो शादी भी कर चुका है, अब शादी करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कुबाचा की कोई बहन थी नहीं। तो इस कारण अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिमाग लगाया और अपनी बहन की शादी कर देता है। बहन की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी कुबाचा से और उसे बना लिया अपना बहनोई। कहने लगा अब तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे नहीं, अगर करोगे तो हमारी बहन तुम्हें जूतों से मारेगी। जिस कारण याद रखेंगे कुबाचा से उसकी बहन, याद रखने का कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद हो जाए किसी तरीके से, और बाकी आपको कुछ नहीं मतलब है। फिर इसके बाद में उसका जो तीसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अभी था नहीं लेकिन तैयार हो सकता था, वो कौन सा था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो आपको समझना है। इल्तुतमिश वैसे तो ऐबक का बहुत ही विश्वसनीय था, लेकिन इसको ऐबक को लग रहा था ये इतना सुंदर है, इतना एक तरह से योग्य है, इस कारण इसको अपने परिवार से जोड़ लिया जाए। इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्री का विवाह कर दिया। और इस ऐबक की जो पुत्री थी, उस ऐबक की जो पुत्री थी वही इल्तुतमिश की पत्नी बनती है। और इस पुत्री का नाम पेपर में पूछा गया, याद रखना, शाह तुर्काना थी। शाह तुर्काना, ये वो शाह तुर्काना है जो रजिया सुल्तान की माता और आगे चलकर आराम शाह की भी माता बनती है। तो इस तरह करके आपको देखना है इल्तुतमिश ने क्या, इल्तुतमिश के साथ क्या कर दिया, अपनी पुत्री का क्या कर दिया, अपनी पुत्री का कर दिया विवाह। तो याद रखेंगे शाह तुर्काना यही आगे चल करके रजिया की माँ भी बनती है, ये भी आपको याद रखना है, रजिया की माँ। तो ये था वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादों से बचने का एक सफल प्लान, जिसमें उसने यल्दौज के साथ, यल्दौज की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया ऐबक ने। फिर इसके बाद में अपनी बहन की शादी कर दी, किसके साथ, कुबाचा के साथ। ये सिंध का राजा हुआ करता था, आपको पहले ही बता दिया गया था। और ये जो यल्दौज था ये गजनी का सुल्तान होता था, और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश बदायूं का इख्तियार था जब कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरह से गद्दी पर आसीन हुआ था। इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति था जिसे इक्ता दिया गया था, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहला इक्ता किसे दिया गया, तो पहला इक्ता इल्तुतमिश को ही दिया गया था। और ये दिया किसने था, गौरी ने दिया था। गौरी ने पहला इक्ता अपना जो था वो, यानी पहला भूखंड किसे दिया, तो इल्तुतमिश को ही दिया था। तो इस तरह करके आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पहली रणनीति समझ में आई कि उसने सादी संबंध स्थापित करके अपनी सल्तनत की गद्दी को बचा कर रखा। फिर उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण वो उपलब्धि को प्राप्त करता है। उपलब्धियां ये रहीं कि इसके शासनकाल में कई सारी चीजें निर्मित हुई, जिनमें सबसे पहला कुव्वत, अब हेडिंग भी डाल सकते हैं, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, तो ऐबक के अगर आप रचनात्मक कार्य देखेंगे ना, तो इसमें पहला कार्य उसने क्या किया, पहला उसने एक मस्जिद बना दी, और वो मस्जिद का नाम क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यानी इस्लाम के बारे में जो मस्जिद और प्रेरणा प्रदान करे, उस मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसकी स्थापना उसने की थी दिल्ली में। ये दिल्ली में स्थापना करता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की, और ये वही मस्जिद है जो कुतुब मीनार के बगल में है। तो अब कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। कुतुब मीनार की नींव अगर पूछी जाए तो ये ऐबक ने ही रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रख देता है, और पहली मंजिला इमारत जैसे ही बन के तैयार होती है, ऐबक की 1210 में डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बाद कुतुब मीनार की नींव इसने रखा ही, लेकिन कुतुब मीनार से जुड़े हुए कई प्रश्न आते हैं। इल्तुतमिश ने इस निर्माण को पूरा कराया था, इल्तुत ने पूरा कराया।
फिर इसके बाद में एक आगे चल करके और शासक मिलेगा फिरोज तुगलक, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इसकी और 2 मंजिलें बनवा दी थी। यानी इसके नाम से एक और व्यक्ति जुड़ गया जिसका नाम फिरोज था, और ये भी इसके शासनकाल की एक उपलब्धि रही। कुतुब मीनार की नींव रख देता है। कुतुब मीनार कहाँ पर है ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसने दिल्ली में ही कुतुब मीनार की एक नींव रखी, और ये भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एकदम बगल में है। याद रखेंगे इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम रखा गया क्या, कुव्वत उल इस्लाम नगर। यानी जो मोहम्मद साहब को बहुत प्रिय नगर रहा हो, यानी उसके विचारों को प्रभावित करने वाला नगर रहा हो, उसका नाम रखा गया। और इस नगर को वास्तव में दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये वही दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, और कुव्वतुल इस्लाम नगर के नाम से इस दिल्ली को जानते हैं। फिर इसके बाद में इसी दिल्ली को शुरुआत में पूछा जाता है प्रश्न कि स्थापना किसने कराई थी, तो याद रखेंगे अनंगपाल तोमर ने। याद रखेंगे अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना कराई थी, और वो वर्ष था 736 में। तब इसे दिल्ली नाम से नहीं जानते थे, तब इसे दिल्ली, और फिर आगे चल करके देखिए नाम बिगड़ते हुए सही हुए हैं, इसलिए आपको हंसना नहीं है। दिल्ली हुआ। फिर जैसे ही चंद बरदाई आता है ना, तो चंद बरदाई के समय इसका नाम पड़ जाता है क्या, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, उसके समय इसका नाम पड़ता है दिल्ली। और दिल्ली से आगे बिगड़ करके जब बाबर आता है ना, तो तुजुक ए बाबरी में इसका नाम दिल्ली मिलता है। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये दिल्ली था क्या। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम नगर है ना, इसे दिल्ली के नाम से अब जानते हैं, पहले इसे कुव्वतुल इस्लाम नगर के नाम से जानते थे। और इसका नाम ये जो कुव्वतुल इस्लाम नगर है, ये जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा है। तो समझ में आया, कुव्वतुल इस्लाम नगर ऐबक ने इसका नाम रखा था। फिर इसके बाद में इसने एक और कार्य कराया, वो क्या था, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। और वो झोपड़ा कहां पर है, याद रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो वर्तमान में अजमेर में पड़ता है। और ये अजमेर में पड़ता है जो ना 2.5 दिन का झोपड़ा, ये राजस्थान में, आप सभी को पता है अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, इसे तोड़कर बनाया गया था। क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। जो कुव्वतुल इस्लाम नगर है ना, इसका नाम भी कुव्वतुल इस्लाम नगर से पहले राय पिथौरा हुआ था। राय पिथौरा गढ़ कहा जाता था। और ये पृथ्वीराज चौहान का एक किला होता था। जब पृथ्वीराज चौहान की गौरी से हार हुई, तब पृथ्वीराज का किला होता था। और इस पृथ्वीराज के किले को ही गौरी ने नाम बदलकर कुव्वतुल इस्लाम नगर रखा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1192 के बाद गौरी ही वो व्यक्ति था जो पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र को देखने लगा था। जो आपको पता है, गौरी जब दिल्ली से वापस जाता था तो अपनी जितनी भी चीजें थी, गद्दी थी, क्षेत्र थे, वो सब ऐबक को सौंप कर चला जाता था। तो इस तरह उसने कुछ रचनात्मक कार्य भी किए, उन रचनात्मक कार्यों को भी आपको देखना है। जो कुव्वतुल इस्लाम नगर का एक तरह से उल्लेख मिलता है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, चाहे वो कुतुब मीनार की नींव रखना हो। याद रखेंगे जो कुतुब मीनार की नींव है वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखता है। याद रखेंगे ये ऐबक के गुरु थे, जिनकी एक तरह से याद में, स्मृति में ये कुतुब मीनार बनी है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाई गई, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश द्वारा इसका पूरा कराया गया, फिरोज तुगलक ने इसको और 2 मंजिलों से सुशोभित कर दिया गया। यानी याद रखेंगे ये वर्तमान में 5 मंजिला इमारत है।
5 मंजिला इमारत है और ये दिल्ली में। इतना तो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होगा जो आपको पता है। तो इस तरह करके जब मैं इस्लाम चैप्टर पढ़ा रहा था, इस्लाम का उदय, तो उसमें बहुत सारी जानकारियां आपके सामने शेयर की थी जो आपको काम आ रही होंगी। तो इस तरह करके ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तरह से पूरा का पूरा कलेवर था। इसके समय की कुछ घटनाएं अगर आपको और देखनी है तो याद रखेंगे, वो ग्रंथ जहां से इसके समय की घटनाएं मिलती हैं वो ताज उल नासिर नामक एक ग्रंथ लिखा गया। ताज उल नासिर नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, उसका नाम याद रखेंगे, हसन निजामी नामक व्यक्ति ने इस ग्रंथ को लिखा है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन है। याद रखेंगे, ऐबक के समकालीन है, याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके सामने प्रैक्टिस में मिलेगा। ऐबक के समकालीन। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसने फख्र ए मुदब्बिर नामक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम फखरुद्दीन है और उसने भी इसके समय ही ये रचना की थी, फख्र मुदब्बिर। तो ये दो वो ग्रंथ हैं जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के विवरण मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ देखें, उसमें भी इसके विवरण मिलेंगे, पृथ्वीराज रासो। लेकिन आपको जैसे कि बताया गया है कि ये अफवाहों से बड़ा भरा हुआ ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इसकी जितनी भी घटनाएं हैं वो सब अतिशयोक्तपूर्ण लिखी गई हैं। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति जो 16 मन का एक चम्मच है और एक बार में 16 चम्मच भोजन खाता है, जरा सोच के देखिएगा, 16 मन का चम्मच और 16 चम्मच भोजन करना कितनी बड़ी बात है। एक मन जो होता है वो वर्तमान में 40 किलो का होता है और अगर मध्यकाल की बात करें तो 16 किलो का होता था, यानी 16 गुणे 16, यानी अगर आप देखें तो 256 केजी का भोजन एक व्यक्ति एक बार में करता था। ये पृथ्वीराज रासो में लिखी गई घटना है। तो इस तरह की जो घटनाएं ग्रंथ लिखे, अगर कुंभकर्ण भी आ जाए ना तो उसको भी इतना बड़ा भोजन मिलना और इतनी बड़ी भोजन की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना भारत अभी उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं था। और भी व्यक्ति थे जो भोजन करेंगे, भैया एक व्यक्ति एक बार में 16 मन का चम्मच 16 खाता है तो कहाँ पूरा कर पाएगा कोई व्यक्ति। तो ऐसा लिखता है पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई। तो इसकी घटनाएं जितने भी है, ये रासो साहित्य कहा ही जाता अफवाहों से भरा हुआ, इसमें सारी घटनाएं अतिशयोक्तपूर्ण लिखी गई हैं। रासो साहित्य को इसलिए अतिशयोक्तपूर्ण साहित्य भी बोला जाता है, यह आप भूलिएगा मत। तो इस तरह करके कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने पूरा का पूरा एक संस्था पढ़ ली, उसके द्वारा किए गए कार्य पढ़ लिए। उसने खुद को सुल्तान नहीं कहा, आगे चल करके उसे गुलामी से मुक्त करने का कार्य जो था इसके बारे में प्रश्न पूछा गया कि गुलामी से मुक्त किसने किया था ऐबक को, गुलामी से मुक्त किसने किया, गुलामी से मुक्त किया था गौरी के भतीजे, गौरी के भतीजे नासिरुद्दीन महमूद ने। ये वो व्यक्ति था जो गौरी का भतीजा था, लेकिन गुमनाम सा एक व्यक्ति है। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ने को मिलता है, क्योंकि आगे चलकर आप इल्तुतमिश का आखिरी वंशज नासिरुद्दीन शाह भी देखेंगे जो इसी व्यक्ति एक नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये महमूद है, ये याद रखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद जो गौरी का भतीजा था, उसने इसे गुलामी से मुक्त किया था। और याद रखेंगे मुक्त कब किया गया था, 1208 में, यानी ऐबक की गद्दी के 2 वर्ष बाद। यानी कुछ लालच लोभ मिल गया होगा ऐबक की ओर से कि लो तुम 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए और हमें गुलामी से मुक्त करो, ये जो टाइटल है ना गुलामी वाला, ये हमसे छीन लो, ये हटा दो हमारे ऊपर से। तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसे गुलामी से मुक्त कर दिया था। इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। तो खुतबा नहीं पढ़वाता है अपने नाम का, तो खुतबा नहीं पढ़वाया। और खुतबा क्यों नहीं पढ़वाया, क्योंकि वो जानता था अगर वो खुतबा पढ़वाएगा तो उसके जितने और अमीर हैं वो भड़क जाएंगे। खुतबा क्या होता है जरा समझ लीजिए, शुक्रवार के दिन जुम्मे के नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाना,
शुक्रवार के दिन जुम्मे की जो नमाज होती है उसके बाद, नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाना, बाद सुल्तान का नाम। जो जुम्मे की नमाज होती है उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सुल्तान का नाम कहता है, जैसे अकबर के बारे में अकबर ने खुद के नाम का खुतबा पढ़वाया, तो क्या कहा जाता था? नमाज पढ़ने के बाद अकबर जामी राजा एक तरह से सुरक्षित रहें, सलामत रहें, ऐसा उनके बारे में बोला जाता था। तो यही था खुतबा जो पढ़वाया जाता था नमाज के बाद। लेकिन खुद ऐबक ने इसका प्रयोग नहीं किया, यानी ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया। किसने? ऐबक ने। इसके बारे में ये चीजें याद रखना। इसके बाद ऐबक के बाद जब ऐबक का एक तरह से आगे चल करके 1210 में मृत्यु होती है, तो वो भी एक रहस्यमय मृत्यु हुई। 1210 में जब वो लाहौर में था, यानी अपनी राजधानी में था, लाहौर में था, तो उसमें एक बड़ा खेल खेलने का जुनून शुरू था। जुनून क्या था? ध्यान रखेंगे, वो खेल जिसे पोलो के नाम से जानते हैं, कई बार इसे चौगान के नाम से भी आप पढ़ेंगे। ये जो चौगान का खेल होता है या पोलो का खेल होता है, ये भारतीयों की ही देन है। भारतीय राजा बड़े ही मस्त हुआ करते थे। आप सभी ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा या झांसी की रानी का जो घोड़ा, ये सब घोड़ों के ऊपर बैठकर एक बैलेंस बनाकर खेला जाने वाला खेल था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इस तरह के खेल खेलने का शौक चढ़ाया और इस शौक चढ़ने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखेंगे 1210 में पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो उसका मकबरा कहाँ बनाया गया? तो मृत्यु के बाद जो उसका मकबरा है ना, मकबरा उसका लाहौर में ही बना है। और याद रखेंगे लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह करके हमारा पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ऐबक के बारे में यानी कुतुबी वंश के बारे में अब आप पूरा पढ़ चुके हैं। याद रखेंगे ये कुतुबी वंश था जो समाप्त हुआ, जो तुर्किस्तान का रहने वाला था। अब इस ऐबक के बाद इसका जो पुत्र था यानी कुतुबी वंश का दूसरा व्यक्ति कौन आया? याद रखेंगे बहुत सारे अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो लाहौर के उसके अमीर थे, ये उन्होंने क्या कहा कि आराम शाह को गद्दी दी जाए। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह यानी कि ऐबक के पुत्र को गद्दी देने का पक्ष लिया। ऐबक के पुत्र यानी 1210 में लाहौर के अमीरों के सहयोग से गद्दी मिल गई। 1210 में लाहौर के अमीरों ने उसे गद्दी पर बिठा दिया। लाहौर के अमीरों के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये सेनापति के रूप में होते थे। जैसे कि आपके समय प्राचीन भारत में सेनापति हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, उसी तरह ये अमीर होते थे। तो अमीरों के सहयोग से आराम शाह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने बदायूं के इक्तेदार, याद रखेंगे इसके विरोध में दिल्ली के जो इक्तेदार थे, दिल्ली के अमीर जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाने का पक्ष लिया। इल्तुतमिश को इस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई 1210 में, तो जो इल्तुतमिश था वो वास्तव में बदायूं में था, क्योंकि वो बदायूं का इक्तेदार था। इसको दिल्ली बुलवाया। दिल्ली के अमीरों ने कहा कि तुम भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हो और तुम्हें ही गद्दी मिलनी चाहिए क्योंकि तुम योग्य हो इस गद्दी के। बहुत सारे सैन्य अभियान कर चुके हो, दिल्ली सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों में, इसलिए तुम दिल्ली आओ। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली आता है, आराम शाह भी दिल्ली पहुंच जाता है और इनके और आराम शाह के बीच में जड की एक लड़ाई हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि जड की लड़ाई किसके बीच हुई है? जड की लड़ाई 1210 ईस्वी में, और ये हुई थी इल्तुत और वर्सेस आराम शाह के बीच में। ये आराम शाह के बीच में हुई लड़ाई थी जिसे इल्तुतमिश ने क्या किया? जीत लिया। याद रखेंगे इल्तुतमिश इस लड़ाई में जीत जाता है और आगे चल करके आराम शाह की हत्या कर देता है, जिस कारण कुतुबी वंश पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। आगे चल करके इल्तुतमिश का हम वंश पढ़ेंगे, यानी इल्तुतमिश के द्वारा कैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ती है, कैसे कुतुबुद्दीन की बनाई गई नीतियों के आधार पर ही इल्तुतमिश आगे बढ़ता है। तो इस तरह याद रखेंगे। अगली क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुलाम वंश के तीसरे शासक
शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश। क्रम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को, घटनाओं को इसी तरह देखेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और MPPCS कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, अगर आप जी जान से लगेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। इतिहास ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप सब उसको मन लगाकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। इतिहास वो है जो लिखा जाता है, आप इस तरह से पढ़िए कि आप अपना इतिहास खुद भी लिख सकें। तो उम्मीद की जाती है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर इन चैप्टर्स पे अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे एक सर आते हैं लक्ष्य ऑफिशियल चैनल पे, जिनका नाम अंकित सर है, और वो आपके सामने इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। एक एक प्रश्न पे विधिवत डिस्कशन होता है, उसके ऑप्शन पे डिस्कशन होता है। ऐसा करने वाली क्लास आपको बहुत ही मुश्किल में या मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बड़े कठिन होते हैं, कोई ऑप्शन कहां से रिलेट होता है ये नहीं पता होता है। तो आपको सही उत्तर के साथ ऑप्शन पे भी डिस्कशन मिलता है। तो इस तरह करके आपकी पूरी तैयारी MPPCS के लिए एक जबरदस्त हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, इतिहास समझने का विषय है। घटनाएं तो इसकी जितनी है वो आपके सामने लिखी ही है। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप इतिहास के एक अच्छे स्टूडेंट भी बन जाएंगे। आगे चलकर अगर आप अध्यापक भी बनेंगे तो आप अध्यापक भी अच्छे बन सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी क्लास को आज के लिए यहीं से रोक रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू।